नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। आपको याद होगा हाल ही में, या कहूं कि अभी जो लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए थे, उस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिर्फ 4 ही जातियां हैं जिस पर वो यकीन करते हैं। उन्होंने कहा था कि उसमें गरीब, किसान, महिला और नौजवान, इन 4 जातियों की उन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने नारा दिया, कटेंगे तो बटेंगे। उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह के तमाम बयान दिए, चाहे वो मंगलसूत्र वाला बयान हो या और तमाम बयान जो आपने लोकसभा चुनाव की कैंपेन के दौरान सुने, वो तमाम बयान इसलिए दिए गए थे क्योंकि दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। वो लगातार ये कह रहा था कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये 400 पार इसलिए कह रहे हैं और इसलिए मांग रहे हैं और ये नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को बदलना चाहते हैं। और लगातार जब से नैरेटिव बना तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ने इस पूरी बात को छोड़ा नहीं है। हर दूसरे मंच से वो इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तरह तरह की बातें कही, लेकिन लगातार ये कहा जाता रहा कांग्रेस की तरफ से कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, हम जो चाहें उनसे करवा सकते हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, अलग अलग रैलियों में, अलग अलग मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब जगह उन्होंने एक बात पुख्ता तरीके से कही कि हम हर हालत में जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। हम सरकार पर इतना प्रेशर बनाएंगे कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। कल जब मीटिंग्स का दौर परसों से लेकर कल के बीच में पहलगाम जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, उसको लेकर चल रही थी और कल जब 4 बजे का इंतजार किया जा रहा था कि कुछ बड़ा फैसला पहलगाम को लेकर आने वाला है, उस वक्त आया क्या? उस वक्त आया कि जो जनगणना है उसके साथ ही जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। लगा ऐसे कि एक तरह से वो लोग जो इस पूरी बात के खिलाफ थे, जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, और उनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता हैं, खुद बीजेपी है, उनको सपोर्ट, उनके जो सपोर्टर्स हैं या राइट विंग जितने भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब एक तरह से खामोश हो गए और सन्नाटा सा छा गया। और अब आप ये देखिए कि वो एंकर्स, वो तमाम लोग जो इस तैयारी में बैठे थे कि पहलगाम को लेकर कोई बड़ी बात होगी, अब उनको समझ नहीं आया कि अब इस बात को वो कैसे रखें, वो कैसे बताएं कि ये नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, वो कैसे बताएं कि बीजेपी ने ऐसा करके सबको एक तरह से परास्त कर दिया है। बहुत कोशिश की गई, कल से अब ये कोशिश की जा रही है कि देखिए राहुल गांधी का जो नैरेटिव था वो अब मोदी ने छीन लिया है, मोदी ने ये मास्टर स्ट्रोक किया है और अब उन्होंने ये बता दिया है कि जातिगत जनगणना होगी। अब नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस की जितनी सरकारें रही हैं उन सबको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कोसा जा रहा है। लेकिन अब ये कोई भी नैरेटिव काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों को ये पता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी राजनीति को बदलते हुए अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की बात की तो वो जातिगत जनगणना थी, और राहुल गांधी एक हीरो के तौर पर इसमें उभर कर सामने आए हैं। और ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सरकार करती हुई नजर आती है, ये एक बात है। लेकिन लगातार आप ये देखिए कि कैसे किसानों के बिल से लेकर अब ये सवाल ये उठ रहा है कि अगला नंबर क्या अग्निवीर का है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि अग्निवीर योजना हर हालत में सरकार को वापस करनी होगी, हम अगर सत्ता में आए तो इसको फौरन रद्द करेंगे। तो अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात तो आपने कर दी, लेकिन क्या अब अग्निवीर योजना भी मोदी सरकार रद्द करेगी? क्योंकि हमने ये देखा था कि हरियाणा में भले ही वो सरकार बनाने में, किस तरह से सरकार बनाने में कामयाब रहे ये भी सबको पता है, लेकिन अग्निवीर का मामला जो है वो बहुत बड़ा मामला है और नरेंद्र मोदी सरकार इसे डिफेंड करते नहीं बनती है। उनको कितनी भी कोशिश करें वो इसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि अगला नंबर क्या अब अग्निवीर का है, अग्निवीर योजना को भी रद्द किया जाएगा क्या? क्योंकि राहुल गांधी इस मामले को भी लगातार उठाते रहे हैं। आप देखिए जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो ना सिर्फ सच होती हुई साबित हुई हैं, बल्कि सरकार कहीं ना कहीं उसको मानती हुई भी नजर आ रही है। अब सवाल ये पूछा जाए, नितिन गडकरी जो कहते थे कि जो करे
करेगा जात की बात उसको मिलेगी एक लात, या फिर योगी आदित्यनाथ के वो तमाम बयान, या फिर सुधांशु त्रिवेदी से लेकर और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं जो जातिगत जनगणना को लेकर ये कहते थे कि देखिए जातियों में बांटना चाहते हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं, ये बांटने की सियासत करते हैं, लेकिन आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब वो सब लोग क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठ रहा है कि हेडलाइन तो दे दी गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से, डेडलाइन कब दी जाएगी। ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि क्या महिला आरक्षण की तरह ही ये भी एक तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। सवाल टाइमिंग्स पर भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे वक्त में जब देश ये इंतजार कर रहा है कि पहलगांव में आतंकी हमले का बदला कब और किस तरह से लिया जाएगा, ऐसे वक्त में आखिर जातिगत जनगणना की बात क्यों की गई है सरकार की तरफ से। पहले नरेंद्र मोदी आतंकी हमले के फौरन बाद बिहार जाते हैं, चुनावी रैली करते हैं, वहां हंसी ठिठोले करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद जब लोग इंतजार कर रहे थे, तो अभी तो हालांकि वक्त है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं बिहार में, लेकिन इतनी नर्वस भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, उसको साफ तौर पर लग रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति लगातार जो वो करती रही है और जिसको अब बढ़ावा वो और ज्यादा दे रही है, वो काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। उसका जो वोट है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही इलेक्शन कमीशन के जो है वो बी पार्टी के तौर पर काम करती रही हो, विपक्ष लगातार इस तरह का इल्जाम जो है तथ्यों के आधार पर लगाता रहा है, लेकिन इस सब के बाद भी उनको ये लग रहा है कि बिहार का इलेक्शन उनके हाथों से पूरी तरीके से निकल रहा है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कुछ बयान जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही ट्वीट किए गए हैं। सुनिए आप क्या कुछ कहा गया था नेताओं की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। सुनिए आप जरा इसको। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूँ, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, अच्छी बात है। हेडलाइन बन गई है, डेडलाइन भी बता दी जाए कि कब कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर बजट भी अभी जनगणना को लेकर ही बजट जो है वो नहीं तय किया गया है। तो अब ये सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना क्या, कब और कैसे कराई जाएगी। क्या ये भी जबानी जमा खर्च है, ये भी क्या हेडलाइंस मैनेजमेंट का कोई खेल है जो करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, एक और बाइट जो बेहद महत्वपूर्ण है आज के इस दौर में, जब पहलगांव आतंकी हमले को एक तरह से सामने रखकर कैसे देश के मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे वक्त में जो हरियाणा से नवीन नरवाल जो अफसर थे नेवी के, वो शहीद हुए, उनकी पत्नी ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है जो सबको सुनना चाहिए, जो उनके नाम पर नफरत फैला रहे हैं। सुनिए आज जरा आप उनको। अमर रहे शहीद नवीन नरवाल, अमर रहे, अमर रहे। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहिए। Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट। विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुन लिया उनकी पत्नी को, और साफ तौर पर उन्होंने कह रही हैं कि हमें पीस चाहिए। जो मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। इस साफ तौर पर उन्होंने अपने तरीके से इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने देखिए कितनी अच्छी और कितनी सधी हुई बात कही है। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप तीनों मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। आप फिलहाल 2 मेहमानों को देख सकते हैं। धनंजय जी हैं, धनंजय कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। धनंजय जी बहुत
बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ किसान नेता, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुनीलम भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत धनंजय जी आपसे करना चाहूंगी मैं कि ऐसे वक्त में जब लोग इंतजार किसी और चीज का कर रहे थे, 4 बजे मैं ही कार्यक्रम कर रही थी, डॉक्टर सुनीलम भी मेरे साथ थे, हम बात पहलगाम की के हमले के उस सब की कर रहे थे और अचानक उसके बीच में ये बड़ी खबर आती है कि जातिगत जनगणना सरकार जनगणना के साथ कराएगी। सवाल आप लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सिस्टम जो है वो बीजेपी का है, लेकिन क्या सरकार को चला रहे हैं राहुल गांधी? आखिर ये आनन फानन में ऐसे वक्त में जब इंतजार किसी और चीज का था, क्योंकि टाइमिंग्स पे बार बार सवाल उठ रहे हैं, ये जातिगत जनगणना का ख्याल क्यों आया करवाने का? और अब जो वो लोग जो लगातार इस पर सवाल उठाते थे, बीजेपी के नेता, तमाम मीडिया मंडली, तमाम बीजेपी आईटी सेल, राइट विंगर्स, अब वो कैसे सपोर्ट करेंगे मोदी जी को? देखिए, ये जो है बेहद अगंभीर सरकार है। इसको नफरत के अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन आप घर में तो गाली दे सकते हैं, घर में मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास घर में आपके है तो कौन बोलने आएगा, बाहर का तो कोई बोलने आएगा नहीं। तो आप मुसलमानों को मारिए, आपके खिलाफ अगर नेहर राठौर बोले तो उसको मारिए, उस पर केस कर दीजिए, कुछ और लोगों को गलियाइए, राहुल गांधी को देशद्रोही कह दीजिए, आप ट्रोलर गैंग खड़ा कर दीजिए, सड़क पे गुंडे उतार दीजिए, सब कर सकते हैं, क्योंकि आपका देश का मैटर है। देश का जो ताकत है, जो सरकार होती है, जो सरकार का सिस्टम है, वो सब आपके साथ है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया है वो ऐसी दुनिया नहीं है। वहाँ पे तरह तरह के जीव है और अमेरिका और चीन दोनों ने इनको जो है बता दिया कि आपको जो बकवास करनी है करो, बात करो, मारने पीटने की बात मत करो। और अब इनके जो खास करके जो गटर मीडिया के चैनल्स हैं, जो असली लड़ा रहे थे वही लड़ रहे थे सरहद पे, और पाकिस्तान पे पता नहीं कितनी बार अटैक करवा दिया होगा, मैं तो देखता नहीं हूँ। पाकिस्तान पे कई बार अटैक हुआ होगा, पाकिस्तान खत्म भी हो गया होगा, पता नहीं एक आध टुकड़ा बचा कि वो भी खत्म हो गया दुनिया के नक्शे से। लेकिन दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका इस्तेमाल कोई भी देश कर सकता है। जो ताकतवर देश है उसने किया है पाकिस्तान का इस्तेमाल, और जो इस्तेमाल होने वाले देश होते हैं, जो हेंचमैन होता है, पाकिस्तान बेसिकली क्या है, अमेरिका के लिए हेंचमैन है, चीन के लिए हेंचमैन है, और चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करता है, उससे उसका हित सधता है। अब ये जो मोदी जी जो अपने आप को 56 इंच का सीना बता रहे थे, जो देश का मीडिया बता रहा था कि ऐसा अब तक पैदा नहीं हुआ, आगे आने वाला नहीं है, और ये धरती का असली लाल तो यही है। 75 साल या 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, अब तक कोई ऐसा आदमी धरती पे आया नहीं। देखिए राम मंदिर बनवा दिया, देखिए फलाना करवा दिया, मुसलमानों को चुप करा दिया। पुलवामा पे क्या क्या हुआ अब तक पता चला नहीं, कोई रिपोर्ट हमने नहीं पढ़ी। पुलवामा के नाम पर देश को जीत लिया, क्योंकि विपक्ष कमजोर था, विपक्ष चुप रहा। विपक्ष हालांकि आज भी कमजोर है, लेकिन राहुल गांधी नाम का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो हर बात पर अपनी गंभीर बातों को रख रहा है, गंभीरता को प्रोजेक्ट कर रहा है। अब जब ये समझ में आ गया इनको कि 22 तारीख को हमला हुआ, तूफान ला दिया, अब फिर से पुलवामा होगा, पुलवामा जैसा बदला लिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहा गया, और भक्त नाचने कूदने लगे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, वो जो है कटोरा मांगने लगेगा, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। उसके बाद धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये पहलगाम नहीं गए, ये जो लोग मारे गए, निर्दोष नागरिक मारे गए, उनके घर नहीं गए किसी के, वो सब हिंदू थे, उनके पास जाते वो भी नहीं गए। इनको क्या करना है, इनका काम जो है सिर्फ डायलॉगबाजी करना है। आप देखिए मधुबनी जाके, जो बिहार गए और वहां जाके मधुबनी जाके क्या बोला उन्होंने, फिल्मी डायलॉग बोला, मिट्टी में मिला देंगे। अभी हमें खबर पड़ रहा है कि 131 मिलियन डॉलर का समुद्री उपकरण खरीद रहे हैं, जिससे समुद्र में भारत मजबूत हो जाए। इसके पहले भी हथियार खरीदे हैं, तो इनका काम है हथियार खरीद लेना, उसमें पता नहीं क्या कमीशन मिलता है नहीं मिलता है, मुझे नहीं मालूम, ये तो जांच करेंगे, यही लोग बताएंगे, जांच एजेंसियां इन्हीं के पास। लेकिन जाति गणना जो है, जाति गणना जो है, ये भी एक फ्रॉड जुमला है इनका। वैसे ही जैसे इन्होंने काला धन पे बोला था, जैसे 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी युवाओं को, जैसे इन्होंने बात कही थी कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे, जैसे कहा था कि हम जो है भारत को पता नहीं कैसे जी जिन्होंने कहा है वो अपने ही
पिच को छोड़ दिया है एक तरह से मानिए, और ये फंस गए हैं। जिसे होता है ना कि आप न इधर के रहे न उधर के रहे। तो अब जो इनका पिच था मेन, जो चिघाड़ते चलते थे कि हम दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, वो डंका कभी बजा नहीं था। ये वीडियो जो है सैटेलाइट चैनल वाले जो गटर मीडिया है वो बजा रहे थे डंका। बाकी दुनिया में क्या हैसियत थी? अगर होती तो ये वाजपेयी जी को याद कीजिए, किसी दूसरे को, इंदिरा गांधी जी को छोड़ दीजिए, नेहरू जी को छोड़ दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को भी छोड़ दीजिए। आप याद कीजिए वाजपेयी जी ने करगिल युद्ध में क्या कहा था? बड़ा किस्सा वो चर्चित है, जिसमें कहा कि क्लिंटन ने फोन किया वाजपेयी जी को और वाजपेयी जी से कहा कि ये नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम मारेंगे, परमाणु बम छोड़ेंगे, तो क्या कहते हैं यार? तो बोले कि उसको बोलिए कि छोड़े, भारत इंतजार कर रहा है, वो हमारा एक शहर खत्म करेंगे, हम पूरा पाकिस्तान खत्म कर देंगे। और उसके बाद करगिल युद्ध हुआ, करगिल युद्ध में क्या क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम भारत की विजय हुई, भारत ने आतंकवादियों को खाली कराया, जो पाकिस्तानी घुसाए थे उनको भगाया। ये किसको भगा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं मुसलमान, उनको बांध करके भगा दो। अब अहमदाबाद में देखिए हजारों घर तोड़ दिया, ये कह के कि उसमें बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं। बताइए, उसमें देश के हमारे बिहार के सीतामढ़ी के मुसलमान भी रह रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो जाति गणना एक ऐसा पिच आपने शुरू किया है जिसमें आप फंसोगे, चूंकि वो आपका पिच नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जीत इस मामले में मान सकते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा कि हम संसद में पास करा देंगे इसी संसद में, और वो नौबत आ गई। लेकिन एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी बात अगर गंभीर है, मैं तो मानता हूँ कि ये अगंभीर लोग हैं। ये खाली डायलॉगबाजी करते हैं, फिल्मी 2 सीन वाला जो एक्टर आता है ना, डायलॉग बोल करके चला जाता है, हेंचमैन टाइप, यही डायलॉगबाजी करते हैं। इसके आगे इनकी कोई हैसियत नहीं। ये करनी सेना ने जो नाच किया उत्तर प्रदेश में, ये उदाहरण है इसका। अब लेकिन सवाल है कि क्या ये, हम तो कहें कि ये अगर वाकई गंभीर हैं तो अभी तुरंत राष्ट्रपति से कहें कि भाई विशेष सत्र बुलाइए, स्पेशल सेशन बुलाइए, और उस सेशन में हम जाति गणना को लेकर के, हम जब होगी तब होगी, हम अभी घोषणा करते हैं कि बिहार में जो जाति गणना हुई थी और जो कैब हटाने की बात हुई थी 50% से 65% कर देंगे, तमिलनाडु में 70% है, तो हम 70% आरक्षण करते हैं, संविधान में हम बदलते हैं कि वो कैप हटा रहे हैं 50% का। ये तो कर सकते हैं। जाति गणना में तो अभी टाइम लगेगा, अभी तो अगले साल शुरू करेंगे जनगणना, इसके पहले अभी मौका है, अभी मारो, 70% करो और देखो कांग्रेस की राजनीति कैसे खत्म हो जाती है, बीजेपी की राजनीति चमक जाती है। ये मोदी जी को अभी करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। मुझे पता है कि ये जब करने जाएंगे तो इनके अपने जो भक्त हैं वही इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे गाँव में एक और कहावत है कि जो भूत पालता है ना, भूत को भोजन देना पड़ता है। अगर भूत को भोजन नहीं दिया तो भूत आपको भोजन बना देता है। ये वही है। अब मोदी जी देखिएगा, साल 2 साल तो बहुत लंबा है, 2-4 महीने में ही प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी देश में, क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे अब कुछ। जी ओके, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। डॉक्टर सीलम, आपके पास आ रही है क्विक फर्स्ट रिएक्शन जो है वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव से मैं ले लेती हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। और आपकी पहली प्रतिक्रिया, टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब लोग इंतजार किसी और चीज का कर रहे थे, मोदी जी को कैबिनेट की वो मीटिंग करते हैं, सीसीपीए की, सुपर कैबिनेट की, और लगा कि कुछ बड़ा फैसला पहलगाम को लेकर कुछ करने वाले हैं, और पता चल जाएगा कि ये जो टीवी एंकर्स हैं जो लगातार अपने स्टूडियो में बैठकर जगह जगह पर बम गिरा रहे हैं, असल में हमें पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने तो कोई और ही एक तरह से बम फोड़ दिया, और वो था जातिगत जनगणना का। कैसे देख रहे हैं आप उसको, जब 100 साल आरएसएस के पूरे होने जा रहे हैं? इंतजार तो भक्त और तमाम लोग कर रहे थे हिंदू राष्ट्र का, लेकिन बात तो यहाँ पर जातिगत जनगणना की। आखिर पीडीए और राहुल गांधी के इसके आगे इतनी जल्दी झुक कैसे गए नरेंद्र मोदी? प्रिया आपका असल में सबसे पहले तो जाति जनगणना क्या फैसला जो हुआ है ये एक अच्छा फैसला है। इसके लिए तो न ये खैरात में मिला है, न किसी ने एहसान किया है। इस दिन के लिए इस देश के लगभग पिछले 1.5-2 हजार साल का संघर्ष है, लेकिन 150 साल तो कायदे से संघर्ष हुआ दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में। और आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो वो पहला दिन था जिसने एक नया भारत बनाने का रास्ता दिखाया। मंडल की सिफारिशें 2 लागू हुई तब वो दूसरी बड़ी परिघटना थी जो इस देश को सत्ता देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ी। और जाति जनगणना का कराने का फैसला लेना वो तीसरा बड़ा दिन है। ये बड़ा दिन है। अब ये किसी ने एहसान नहीं किया है, ये अर्जित किया गया है। ये पिछले
लंबे समय से समाजवादियों, अम्बेडकरवादियों और संविधान को मानने वालों ने इस देश का केंद्रीय विमर्श बना दिया सामाजिक न्याय को। अब तो प्रधानमंत्री को भी जाति बतानी पड़ती थी, आरएसएस भी बयान देता था कि नहीं, हम खारिज नहीं कर सकते। जाति जनगणना के बिना इस देश को आगे ले जाना ही मुश्किल था। गैर बराबरी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि इससे सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार दिला पाना दूर होता जा रहा था, इसलिए जाति जनगणना करानी पड़ी। एक तो ये साफ बात है, ये किसी ने खैरात में नहीं की है। अब दूसरी बात कि क्या जिस समय देश में लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आतंकी हमला हुआ है, सरकार कोई कड़ा फैसला लेगी, इस बीच में जाति जनगणना का फैसला ये सबको अचंभित कर रहा है और अभी भी किसी को समझ में आ नहीं रहा है कि ये हुआ कैसे। भाई बिहार में जाति जनगणना हुई, उसके बाद के बयान बीजेपी के नेताओं के देख लीजिए। जब 2024 के चुनाव में यह तय होने लगा कि भाई संविधान बचाने के लिए संविधान बचाने वाले एक तरफ हो गए, जाति जनगणना का सवाल पूछने लगे कोई अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी, कोई तेजस्वी प्रसाद यादव, तो ये बीजेपी के नेता उनके खिलाफ कितने खराब बयान देते थे। ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि दो ही चार जाति है, एक महिला, एक गरीब, एक किसान, एक ये कह रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ कहते थे हिंदुओं को तोड़ने के लिए जाति की बात करते हैं, ये सब पाप है जाति जनगणना की बात करना। मोदी जी तो एक जगह इशारे में कह दिए कि ये तो पाप है। अचानक ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि आप जाति जनगणना करा गए? और ये क्यों हुआ है, ये बात संदेह पैदा करता है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कब होगी जाति जनगणना, कितना बजट होगा, इसमें केवल ओबीसी गिने जाएंगे या सबकी गिनती होगी, सवर्णों की भी गिनती होगी, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कब तक इसका डेटा एनालिसिस होगा, उससे क्या हासिल होगा, डेटा रिलीज कब होगा, उस डेटा रिलीज होने के बाद का पॉलिसी मेकिंग क्या होगा, कोई ब्लूप्रिंट अभी नहीं है। पता नहीं क्या सोच करके बीजेपी ने ऐसे समय इसको दे दिया। तो ये दोनों कंट्राडिक्शन को मैं एक साथ देख रहा हूं। नियत पर शंका है, लेकिन जो फैसला हुआ है वो इस देश के हक में है। अगर लेकिन अभी केवल फैसला हुआ है, अभी लागू कराने के लिए लड़ना पड़ेगा, अभी इस पर नजर रखनी पड़ेगी, अभी इनकी मंशा को देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दे दिया। जो कल तक जाति जनगणना के विरोध में टीवी शो करते थे, वो जाति जनगणना के खिलाफ लेख लिखते थे, जो जाति जनगणना के खिलाफ बयान देते थे, अब वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं। एनआरआई अंकल जो बोतल लेकर के पाकिस्तान पानी बिना मरने लगा, वो बेचारे क्या करेंगे? अब ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं कि मोदी जी को अनफॉलो करो, मोदी जी ने सब गुड़ गोबर कर दिया, अब वो देश का बंटाधार हो गया, कौन जात हो भाई, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया। ये एक अजीब सी स्थिति बीजेपी ने पैदा कर दी है, लेकिन इसमें जीत विपक्ष की हुई है, फिलहाल दबाव विपक्ष का हुआ है। लेकिन अभी भी इस बात में संदेह है कि ये कौन सा टाइमिंग है, और जो अभी इसको और समय के साथ हम लोग इस पर विश्लेषण करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुनीलम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि वक्त को लेकर ही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस वक्त में क्यों किया गया है। बिहार का इलेक्शन ऐसे नहीं है कि बस 1 महीने के बाद है, उसमें भी वक्त है, अक्टूबर नवंबर तक वहां पर तारीखों का ऐलान होगा। माना कि नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है और वह है चुनावी जीत और हार, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। वो प्रधानमंत्री से ज्यादा बीजेपी के प्रचारक के रूप में लगातार काम करते हुए हमें नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब आपको पूरा विपक्ष साथ दे रहा है, कल भी आप ये देखिए कि शुभम द्विवेदी के यहाँ राहुल गांधी जाते हैं, और कल भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि उनके लिए ये बड़ी जीत थी, लेकिन उसके बाद भी वो पहलगांव की बात करना नहीं भूले, और तब भी उन्होंने उसकी बात की। लेकिन नरेंद्र मोदी ना तो पहलगाम जाते हैं, ना कश्मीर जाते हैं, वो अपने बिजनेस एज यूजुअल जो है होता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें जातिगत जनगणना कैसे देख रहे हैं? क्या 240 अभी तक भी हजम नहीं हो पा रहा है बीजेपी को? और बिहार अगर हाथ से गया तो बहुत कुछ हाथ से चला जाएगा, क्या इसका भी डर है उसको? डॉक्टर सीलम की आवाज खोले। जी, जो ये निर्णय है ये तो बिहार चुनाव के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे आपको मतलब जहां पहलगांव जाना चाहिए था, शहीद परिवारों से मिलना चाहिए था, उनसे मिलने की बजाय वो सीधे बिहार गए। वहां पे अंग्रेजी के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया। दूसरा, एक टाइम बाय करने का भी मामला है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, पीओके पे कब्जा करना, वो ऐसा नहीं है कि बकरी का बच्चा पकड़ लिया आपने जो है और लेके आप घूमने लग गए। इतना आसान काम नहीं है, न्यूक्लियर स्टेट है।
और उसके बहुत सारे बहुत बड़े बड़े रिपरकशंस हैं। मोटे तौर पर जब अभी वाइस प्रेसिडेंट आए थे अमेरिका के, तो उनका जो मुख्य टारगेट था, या इसके पहले जब मोदी जी गए थे, तो जो मुख्य टारगेट रहा है वो तो डिफेंस डील का रहा है। डिफेंस डील का मतलब यह है कि हमसे ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदो, हमारे यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का काम हो, जितने ज्यादा युद्ध होंगे पूरी दुनिया में उतना ज्यादा हमारे यहाँ के लोगों को मुनाफा होगा, कॉरपोरेट को, और उतना ज्यादा हमारे अमेरिकियों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम होगा। तो मेरा कहना यह है कि एक तो बिहार का इलेक्शन, दूसरा ये टाइम बाय करने का मामला, कार्रवाई जरूर होगी पाकिस्तान पर, 100% कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तमाम सारे लोग जो है बलूचिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग सिंध की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग पीओके की तरफ इशारा कर रहे हैं। हर चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सेटल होने में टाइम लगेगा। और फिर पूरे देश के अंदर वैसे ही जो कहा जा रहा है हर समय, जितने भी रेटिंग्स के जो ग्राफ हैं वो मोदी जी के बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधारने का उसको भी एक मसला है। लेकिन ये वाली बात तो एकदम साफ है, देखिए नीयत कोई बदलने वाली नहीं है। नीयत का कोट एकदम साफ था जब वीपी सिंह जी ने इसको लागू करने का काम किया था। उसके बाद जिस तरीके से मंदिर के सवाल को लेकर के आया, तो मंडल के सवाल को मंदिर से मुकाबला करने की कोशिश की गई, और तब से लेके आज तक आपने देखा जो भी कुछ किया है ना, तो एक या तो जो है जाति जनगणना हुई है तेलंगाना के अंदर, कांग्रेस सरकार है, या उस समय जो है नीतीश की सरकार है, उन्होंने कराने का काम किया। आपको मालूम है कि बीच में जिस तरीके का लालू यादव जी का दबाव था, उस समय गठबंधन बना था, तो वो उस समय का एक वो निर्णय है। तो इन्होंने तो कभी, इनकी सरकार ने तो कभी इस तरीके का निर्णय किया नहीं। और ये भी वाली बात एकदम साफ है कि देखिए, इसको आसानी से फंसाने का जो है, पचाने का काम अपर कास्ट करने वाला नहीं है। ये वाली बात एकदम साफ समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने उसको भोगा है। वीपी सिंह जी तो थे ना, मतलब ठाकुर साहब थे ना, राजपूत साहब थे, लेकिन क्या हुआ था, मैं भोपाल में गया था तो इतने पत्थर पड़ रहे थे, मैं रायपुर में गया था तो इतने पत्थर पड़ रहे थे, उनका जीना मुश्किल हो गया था, सड़क पे चलना निकलना मुश्किल हो गया था, जो कि मतलब पूर्व प्रधानमंत्री थे, मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ। तो इतना आसान काम ये नहीं है, क्योंकि ये है कि या तो आप ऐसी जुमलेबाजी कर दिया जैसे महिलाओं के आरक्षण का किया है ना, और इसको डाल दिया आपने, लेकिन अगर आप इसके ऊपर बढ़ोगे तो फिर वो 9वीं अनुसूची की बात आएगी, फिर उसके बाद में 50% आरक्षण को खोलने की बात आएगी, और फिर ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के ऊपर बिल्कुल से कहते हैं ना, तलवारें जो है वो खींचने ही वाली हैं। लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि हम किसी भी हालत के अंदर जो है, जो पोजीशन हमारी है उसको लेकर के हम बिहार में हम नहीं जा सकते। बिहार के अंदर हमारे को केवल अगड़ी जाति के लोग जो हैं वो हमारी सरकार हमें नहीं बना सकते। ये वाली बात इन्हें एकदम साफ तौर पे समझ में आ रही है। तो निर्णय इनका जो है वो बिहार के चुनाव को दृष्टिगत रख करके है। और फिर ये भी एक होता है कि जैसे ऑपोजिशन की हवा निकालने का काम, कि भाई ठीक है, आप बहुत बहुत कह रहे थे, आप पूरा पीडीए लगा हुआ था, पूरा का पूरा जो है समाजवादी लगे हुए, आज से नहीं लगे हुए, डॉक्टर लोहिया के जमाने से लगे हुए, पिछड़ा पावे 100 में 60 वाला, मंडल कमीशन वाले पूरे लगे हुए थे, तो अब हमने कर दिया है ना। मतलब आपने देखा था कि पिछली बार, क्योंकि मैं किसान आंदोलन के साथ काम करता हूं, तो मैंने, आपको याद होगा ना कि जब 380 दिन तक आंदोलन चला और 750 किसान शहीद हुए, उसके बाद में इन्होंने क्यों वापस ले लिया था? ये वापस ले लिया था कि इस परिस्थिति के अंदर वो चुनाव के अंदर जाने की स्थिति में नहीं थे, है ना। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने मन से वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि तपस्या के अंदर कुछ कमी रह गई। और उसके बाद तो नरेंद्र सिंह तोमर जो उनके कृषि मंत्री थे वो, और उसके बाद में अभी जो राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति लेकर के आए हैं, जो कि 3-in-1 लेके आए हैं, वो मतलब है वहीं के वहीं। तो मतलब ये है कि नंबर एक, ये क्या क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत जो है वो जो है बदनीयती है। विशेष तौर पे जिन वर्गों को इस जाति जनगणना से उसका उपयोग होना, मैं अभी जो है तापी जिले के अंदर हूँ। तापी जिले के अंदर जो है आज मई दिवस के ऊपर एक बहुत बड़ी रैली थी, आदिवासियों ने निकाली। अब वो रैली किस लिए थी? वहां व्यारा के अंदर एक जो सरकारी अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसका निजीकरण हो रहा है। अब सवाल ये है कि वहां जो आदिवासी लोग आए वो उस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं, जब जाति जनगणना होगी और जो सब लोग आए जो सरकारी
अस्पतालों का इंतजाम करते हैं। कोई बड़े लोग तो इंतजाम मतलब उसका इस्तेमाल करते नहीं है सरकारी अस्पतालों का, गरीब लोग ही करते हैं। अब जब पूरी चीजों का जब खुलासा होगा, जाति जनगणना जब होगी, तो कुल मिलाकर के मामला कहाँ पहुंचेगा? मामला ये पहुंचेगा कि भाई संपत्ति के ऊपर किसका कितना अधिकार है। मामला केवल नौकरियों तक सीमित नहीं रहेगा, है ना, मामला केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। तो मामला जो है ये एक तरीके से बहुत बड़ा मसला है, और ये बड़ा मसला किस दिशा के अंदर जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक ये बहुत बड़ी सोशल जस्टिस के जो लड़ाई, जो बात अभी कही गई कि सदियों से ये लड़ाई चल रही है, इसके अंदर कोई कम लोग नहीं है। ज्योतिबा फुले हों, चाहे छत्रपति साहू जी हों, चाहे बाबा साहब हों, या इवन काशीराम जी हो, या मुलायम सिंह जी ने जो किया, शरद यादव जी ने जो किया, लालू यादव जी ने जो किया, सब लोगों का मिलकर के जो एक ये संयुक्त प्रयास रहा सोशल जस्टिस को समाज के अंदर स्टैब्लिश करने का। और अभी तो पिछड़ा वर्ग वाला मामला है, वो तो 54% की आबादी के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सब जब हम बात कह रहे हैं तो ये बात स्पष्ट रहना चाहिए कि मुंडल कमीशन की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा उसको मतलब ये बताने के बाद में कि ये निर्णय ठीक है, लेकिन आज तक सब सरकारों ने 27% भी नौकरियों और शिक्षा के अंदर देने का काम नहीं किया है, और अब मामला 54% पे पहुंच जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। अभी तेलंगाना की सरकार ने तो 42% का पास ही कर दिया बिल, वो आ गया केंद्र के अंदर, अब क्या होने वाला है। तो मामला तो बहुत ये जो है एक सोशल रिफॉर्म का मामला है, सामाजिक बदलाव का मामला है तो निर्णय तो पॉलिटिकल ही होगा। इसके अंदर सरकारें ही इसके द्वारा निर्णय करने का काम किया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर अब सोशल जस्टिस की फोर्सेस को एक कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए कि दे कैन डू इट, और उन्होंने एक किया है। इसके अंदर श्रेय और लाभ लेने की बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई एक पार्टी अगर लेने की बात लाभ करती है, या कोई नेता एक लेने की बात करता है, तो फिर ये होगा कि सबसे पुराना ये इशू तो समाजवादियों का है। फिर ये होगा कि भाई अम्बेडकरवादी तो इसी मुद्दे के ऊपर ही उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स करने का काम किया है। फिर स्टालिन जो है, ये द्रविड़ मूवमेंट जो है वो तो पेरियार मूवमेंट है, तो वो तो इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें श्रेय लेने का मसला नहीं होना चाहिए, हम क्या दे सकते हैं। और इसके अंदर जाति जनगणना को जब आगे बढ़ाया जाएगा, इसको जब इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, इसमें बहुत बड़ी शक्ति लगने वाली है, ये मैं कहना चाहता हूं। ये केवल घोषणा से कुछ मिलने वाला नहीं है, उसकी तैयारी, नेक्स्ट राउंड की तैयारी जो है वो करना जरूरी है सामाजिक न्याय की ताकतों को। जी बिल्कुल, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनको अब आगे कमर अपनी कसनी होगी। मैं धनंजय जी आपके पास आ रही हूँ कमेंट्स के लिए, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव, ये कहा जा रहा है कि देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, वो पीडीए की बात कर रहे थे, वो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात कर रहे थे, उनसे नैरेटिव अब मोदी जी ने छीन लिया। अब क्या करेंगे ये लोग? इनके हाथ में तो अब कुछ नहीं रहा, इनके हाथ तो खाली हो गए। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है ये। तो अब कैसे इस चीज को कैसे डिफेंड किया जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि नैरेटिव छीन लिया गया है, या आपको लग रहा है कि इतना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पूरे 11 साल में किया गया, एक के बाद एक, उसके बाद भी उन्हें लगा कि ना तो नेशनलिज्म और ना ही ये सामाजिक ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये उस तरह से बड़पन नहीं रहा है कि उन्हें आगे और इलेक्शंस में जीत मिल सके। अगर कोई चीज उन्हें जीत दिला सकती है तो वो सामाजिक न्याय का नैरेटिव है। क्या आपको ये बड़ा रीजन लगता है, या कुछ और आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, एक चीज तो ये साफ है कि मैंने पहली टिप्पणी में भी ये कहा कि सामाजिक न्याय बड़े संघर्ष के बाद, अनगिनत लोगों के कुर्बानी के बाद, जब मैं कह रहा हूं तो अब वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं गिनाना चाहता हूं कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले पर कोई पत्थर और गोबर फेंक रहा था, कोई बाबा साहब अंबेडकर को पानी पीने से, स्कूल में पढ़ने से रोक रहा था, कोई कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण लागू कर रहे थे बिहार में तो गालियां दे रहे थे, एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे, बहुत सारी गालियां दे रहे थे। कोई शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा को शहीद होना पड़ रहा था। उत्तर भारत में समाजवादी जब नारा लगा रहे थे, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो उन्हें जातिवादी कहा जा रहा था। मान्यवर कांशी राम जब इस देश में लड़ रहे थे, इवन मान्यवर कांशी राम मंडल आंदोलन लागू करने के लिए, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वो लड़ रहे थे, तो उन्हें अपमान सहना पड़ रहा था।
अभी अब इन्होंने बताया सुनीलम जी ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है वाले छवि के नेता बने थे। लेकिन जैसे ही मंडल की एक सिफारिश लागू किए, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, गालियां पड़ी उस दिन जिस दिन वो मरे। और उसके बाद रामविलास पासवान, पुराने नीतीश कुमार, ये लोग सदन में खड़े होकर के लड़ते थे कि जाति जनगणना कराओ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, दलितों पिछड़ों को अब जब तक हक नहीं मिलेगा ये देश सबका देश नहीं बनेगा। कोई बहन मायावती जी लड़ रही थी, कोई मुलायम सिंह यादव संविधान बचाने के लिए लड़ रहे थे तो उनको अपमानित किया गया। लालू प्रसाद को चारा चोर कह के आदिपक्ष हुआ करते थे और उन्होंने यूपी की विधानसभा में कहा कि हम सब एक राय से कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। पिछले साल की बात है। योगी आदित्यनाथ मजाक उड़ा रहे हैं और रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ रहे हैं, जाति जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब योगी आदित्यनाथ दिनकर की कौन सी कविता पढ़ेंगे? अब तो बधाई देते फिर रहे हैं कि भाई ये तो दूरदर्शी, ऐतिहासिक, भविष्य निर्माण, भारत निर्माण। ये बीजेपी दोहरा चरित्र वाली राजनीति कर रही है। बीजेपी सामाजिक न्याय के भीतर से पैरोकार कभी नहीं रही है। वो फूले की फिल्म पर सेंसर बोर्ड से कैंची चलवाते हैं कि ज्योतिबा फूले की फिल्म कायदे से न रिलीज हो, उनको घर घर दिखाया न जाए, अंबेडकर की चीजें सिलेबस में नहीं होंगी, लोहिया का मजाक उड़ाएंगे। और जितने लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं आज की तारीख में, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, आप उनके प्रति इनका रवैया क्या है जरा देख लें। अच्छा, बहुत दूर की बात छोड़ देते हैं बुशरा जी, आपने जो सवाल पूछा है मैं उसके कई सारे सैंपल दे रहा हूं। 2024 का चुनाव चल रहा था और 2024 के ठीक पहले नीतीश कुमार को तो वो फोड़ कर ले गए थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने माले के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर जब जाति जनगणना कराई तो किसने कहा था कि ये तो पाप है? किसने कहा था कि ये तो समाज को बांटा जा रहा है? किसने ये बयान दिया था कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है, ये जात जात की बात करके सबको बांट देंगे, सबको लड़ा देंगे? किसका बयान था? ये योगी जी का बयान है, ये मोदी जी का बयान है, ये गृह मंत्री का बयान है। और अचानक हृदय परिवर्तन, छोड़ दीजिए, 2024 का चुनाव हो गया। चुनाव के बाद राहुल गांधी खड़े होकर सदन में कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ाकर मिलना चाहिए, आरक्षण की सीमा टूटनी चाहिए। राहुल गांधी खड़े होकर के एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं। अखिलेश यादव खड़े होकर के बोलते हैं कि आपको मौका है करा लो वरना हम कराएंगे इसी सदन में। अनुराग ठाकुर खड़े होकर क्या बोल रहे थे कि जाति की बात वो कर रहा है जिसकी जाति का पता नहीं। अपमान किया अनुराग ठाकुर ने। तो ये जो अपमान कर रहे थे, मोदी जी वहां खड़े थे, अमित शाह जी वहां खड़े थे और उसके बाद अखिलेश यादव को खड़े होकर बोलना पड़ा कि तुम जाति कैसे पूछ सकते हो, पूछना सबकी जाति पूछो। तो ये तो राहुल का मौजूदा तौर पर, फौरी तौर पर, राजनीतिक तौर पर कहें तो एक लीड ले ली थी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन नेताओं ने। इन नेताओं के पास एक लीड थी, वो देश के वंचितों शोषितों को एड्रेस कर रहे थे। वो जाति जनगणना, वो मंडल कमीशन, शिक्षा, रोजगार, संविधान, वो रोज तो इसकी बात कर रहे हैं। बीजेपी इससे हाशिए पर ढकेल कर एक बार, दो बार दलितों पिछड़ों का वोट ले सकती थी, जो वो ले ली। उसने बरगलाया, यादवों ने सारी मलाई खा ली, इन्होंने सारा मलाई खा लिया, इसको बांट दो, उसको बांट दो, तो बीजेपी को एससी एसटी ओबीसी का वोट मिला। लेकिन अब बहुत दूर तक एससी एसटी ओबीसी मूर्ख नहीं बनेगा बीजेपी से, यह बात बीजेपी को समझ में आ रही है। और जिनकी वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई किसकी है? आरएसएस की। हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई किसकी है? थोड़े से मुट्ठी भर लोगों की इस देश में। लेकिन सरकार तो मुट्ठी भर लोगों से बनाई नहीं जा सकती। तो जो विचार सामाजिक न्याय का है, ये बीजेपी के सामने मजबूरी है, कुर्सी की जरूरत है। ये ईमानदारी से इसको लागू नहीं करना चाहते। ये अमित शाह जी बयान देकर के माफी मांगे आज तक? अखिलेश यादव ने तो आज यही माफी मांगी, कहा कि किसी नेता के साथ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ किसी की तुलना मत करो। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, अमित शाह ने माफी मांगी। मोदी जी ने क्या दिल से मानते हैं बाबा साहब के? वो तो संविधान से चलाना चाहते थे। इसका मतलब ये कुर्सी जो जाति दिख रही है, बीजेपी को भारत की राजनीति अगर करनी है तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, 90% लोगों को हाशिए पर ढकेल कर वो राजनीति होगी नहीं। इसलिए ये एक तरह का धोखा होने की कोशिश है। लेकिन चूंकि आप सरकार में हैं, आपने ये निर्णय लिया है तो हम सबको बधाई दे रहे हैं, लेकिन सबको कह रहे हैं होशियार रहना, सजग रहना है, क्योंकि अभी बहुत
देखना बाकी है। असली खेल अभी इसके आगे शुरू होगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, असली खेल इसके आगे अभी शुरू होगा और जाहिर सी बात है उस पर निगाह रखनी है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा गया कि हेडलाइन तो आपने बना ली, डेडलाइन भी बताइए कि आप कब करने जा रहे हैं। क्या ये बिल्कुल महिला आरक्षण की तरह ही होने जा रहा है कि आपने कितना हो हल्ला उस पर मचाया, कैसे आपने तमाम लोगों को, महिलाओं को आपने पार्लियामेंट में बुलाया और उसको लेकर अपनी छाती आपने एक तरह से थपथपाई, कंधे पर आपने अपने आप को शाबाशी दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये, और संक्षेप में आपसे और डॉक्टर सुनीलम दोनों से ही आपसे मेरा सवाल ये धनंजय जी कि जो एक हिंदुत्व की पूरी राजनीति जो कर रही है बीजेपी और जिसमें वो ओबीसी, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनको जो एक तरह से हिंदू बनाने की जो उसकी पूरी की पूरी कोशिश है, क्या उसमें वो फेल हुई है जिसकी वजह से उसको ये लगता है कि अब उसको ये करना ही होगा, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात करनी ही होगी, नहीं तो आगे काम नहीं चलने वाला है? ये कुछ नहीं करने वाले, इनको केवल जो है सत्ता में किसी तरह इधर उधर की बात करके बने रहना है। अब हिंदुत्व की बात आप कर रही हैं, क्या इन्होंने जो किया उससे हिंदू धर्म का क्या भला हुआ, ये जरा समझाइए। हिंदू धर्म को तो ये गुंडा धर्म बनाने में तुले हुए, हिंदुत्व के नाम पे जो है वो लाठी पहना, न दलित देखते हैं, न मुस्लिम देखते हैं, न गरीब देखते हैं, किसी को पिटाई कर देते, सरकार चुप रह जाती है। और फिर आता है सामाजिक न्याय की बात आती है। लक्ष्मण भाई बधाई दे रहे थे, बधाई ले लीजिए, लेकिन इस बधाई का कोई मतलब है? नारा बधाई नहीं, कंक्रीट काम करो ना यार। तुम सरकार में बैठे हो, थोड़े हो। राहुल गांधी कह सकते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सत्ता में बैठे आदमी के लिए करवा देंगे नहीं है, करवा दिया तो सत्ता उसको कर। आपके पास बहुमत है, नीतीश कुमार जो है आपके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार पिछले सालों में जो है सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं सामाजिक न्याय के। और बिहार में जो जाति गणना हुई है उसके बाद तमाम चीजें उभरी। सही कह रहे थे वो कि कितनी गालियां पड़ी नीतीश कुमार को भी और क्या क्या हुआ, लेकिन जाति गणना जो राष्ट्रीय राजनीति का विषय है नीतीश कुमार ने शुरू किया। राहुल गांधी के साथ थे तब नीतीश कुमार फिर अलग हो गए, फिर राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बनाया और यहाँ तक पहुंचे हैं। और कांग्रेस की जो लड़ाई है पूरी, राहुल गांधी जो लड़ रहे हैं वो एक ईमानदार लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप याद कीजिए कि पिछली बार उन्होंने एक बात कही थी, अहमदाबाद में की थी, हाँ ये तो हैदराबाद में जो बात कही थी, कांग्रेस में भी हम फंस गए। कांग्रेस आज भी फंसी हुई है राहुल गांधी, ये नहीं है पूरी। और जो कांग्रेस के भीतर जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, जो श्रेष्ठतावादी लोग हैं, जो जाति पे गर्व करने वाले लोग हैं, अभी भी अड़ंगा लगाएंगे और समझाएंगे, उल्टा पुल्टा समझाएंगे राहुल गांधी। अब अनिल जय हिंद भाई जो है वो ओबीसी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के, वो किस तरह से लीड लेते हैं, किस तरह से राहुल गांधी को समझाते हैं, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। हालांकि कल जो है जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अनिल जय हिंद वहां थे, साथ उनके मंच पर बैठे हुए थे, उनके राइट साइड। लेकिन सवाल उठता है कि जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो आरएसएस कर रहा है, उस पर क्या भरोसा किया जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस पर भरोसा किया जाए। बिहार में अभी चुनाव होने वाला है और बिहार में चुनाव होने वाला है तो कौन सी बात उनको जीत दिलाएगी? जो अभी हमारे साथी उन्होंने कहा कि वहां पे अगड़ों के भरोसे राजनीति नहीं हो सकती बीजेपी की, वो सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए पिछड़ों के लिए उन्होंने जाति गणना की बात कही है। लेकिन जाति गणना का श्रेय क्या बीजेपी को मिलेगा बिहार में? सवाल ये है कि जाति गणना तो नीतीश कुमार श्रेय ले रहे हैं, तेजस्वी यादव उसमें श्रेय ले रहे हैं, उसमें बीजेपी कहाँ है? बल्कि बीजेपी ये है कि जो 7 याचिकाएं दायर की गई थी पटना हाई कोर्ट में जाति गणना के फैसले के खिलाफ, या फिर कहिए जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसके खिलाफ, तो वो कौन लोग थे? वो ज्यादातर लोग वही भक्तगण हैं जो अगड़े समाज से आते हैं, उन्हीं लोगों ने किया था और फाइनली उस पर रोक लगी। अब याद कीजिए एक और कि जब वहां जब रोक लगी थी 1992 में सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु वाले प्रकरण में आरक्षण को लेकर के 69% आरक्षण नहीं हो सकता है, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो वो नरसिम्हा राव की सरकार थी जिसने 9th शेड्यूल में डाला था। ये भी इतिहास है ना। लेकिन बिहार के नीतीश कुमार कहते रह गए कि 9th शेड्यूल में डाल दो। क्या नरेंद्र मोदी ने 9th शेड्यूल में डाला? नहीं डाला।
नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण कराया और उसमें आया कि 33% गरीब लोग हैं, गरीब में सब लोग हैं। क्या उन 33% गरीबों के लिए कुछ भी नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी ने कहा कि उनके लिए क्या करेंगे हम? तो मैं मानता हूं कि ये जी। बीजेपी जिले को छूती है उसको सड़क छाप बना दी। ये तैयारी में है कि जाति गणना, चूंकि जाति गणना कोई मजाक नहीं है, आरक्षण मजाक नहीं है, देश को बदलने वाला मुद्दा है। और मैं एक और बात कहूं कि जो बाबा साहब ने आरक्षण के मुद्दे को बनाए रखा था, तो दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिलवा के दम लिया, पिछड़ों के लिए भी प्रावधान किया था उसने। बाकी जो अभी शिवराज सिंह चौहान और वो प्रधान वो सब आए हुए हैं, सब पिछड़ों को आगे कर दिया गया है। जो कि आप बोलिए नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। भाई नेहरू ने क्या किया छोड़ो, तुम क्या किए ये बताओ यार। नेहरू जी तो चले गए, उनसे कौन सवाल पूछेगा। नेहरू ने तो जमींदारी प्रथा का अंत किया था, प्रीवी पर्स खत्म किया था इंदिरा गांधी। तुमने क्या किया, तुम तो उनके साथ खड़े थे, वो तो संविधान को लागू किया, तुम कहाँ संविधान लागू किए। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं और ये बहस जो है गटर मीडिया में यही चलेगा। मोदी जी ने चौका मार दिया, छक्का मार दिया, मास्टर स्ट्रोक हो गया, राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया। लेकिन राहुल गांधी से का ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इस देश का, ये देश का मुद्दा है, देश की बड़ी आबादी का मुद्दा है, उसमें महिलाएं भी शामिल है, तो तमाम मुद्दा है। क्या वो नरेंद्र मोदी करने में सक्षम है? मैं बोलूंगा नहीं है सक्षम। और आने वाली 3 पीढ़ियां आरएसएस की सक्षम नहीं है इसमें, क्योंकि आरएसएस का जो मूल बेस वोट है वो अगड़ा समाज है, वो हिंदूवादी समाज, कथित हिंदूवादी समाज है, जो श्रेष्ठतावाद में बिलीव करता है। वो ये होने नहीं देगा, वो तमाम पचड़े लगाएगा। देखिए जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आपने ऐलान तो कर दिया आपने, लेकिन उसको आप क्रियान्वित कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे। वोट बैंक जिसके सहारे आप लगातार सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे, उसको आप कैसे खुश करेंगे, या फिर जो आपका बड़ा सपोर्ट वर्ग है उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे। जहां लोग ये इंतजार कर रहे हैं वो वर्ग के हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है और हिंदुओं का वर्चस्व, ऐसे में आप जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात अगर करेंगे, अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को ही अगर आप बदल देंगे, तो कैसे वो लोग जो आपके वोटर्स रहे उनको हजम होगा। ये जरूर आप सोचने वाली बात है। और सवाल इसलिए ये भी उठ रहा है क्या अब इसके बाद अग्निवीर का नंबर लगने वाला है, क्या अग्निवीर को रद्द किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी उसकी भी मांग उठा चुके हैं। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।